हेलो गाइस, तो आइए हम लोग जो सिक्स सेमेस्टर में आप लोगों को पॉलिटी पढ़ना है डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों को। तो उसमें हम लोगों ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया हूँ। आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर 2 भी ख़त्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ना है प्रियम्बल एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और हम आ जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 पे यहाँ पे, और इसको हम लोग चालू करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ना है। अब यहाँ पे जो है आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, उद्देशिका जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि आपका जो है आखिर में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है वो क्लियर आपको मतलब बाहर ही पढ़ने से समझ में आ जाए। तो हम एक बार आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको पढ़ के सुना देंगे और फिर हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन को देखेंगे। तो प्रियम्बल में कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, यहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और साथ में जो है सो आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की भी स्वतंत्रता हम देते हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 से, अब यहाँ पे कई बार जो है सो आप कंफ्यूज जाते हो, एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है खाली जगह छोड़ के। यहाँ पे 26 नवंबर, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वो नहीं है 26। जिस दिन हमारा संविधान जो है सो एक तरह से 100% तो नहीं लेकिन पार्शियली जिस दिन लागू हुआ, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन इसको एडॉप्ट किया गया, एडॉप्ट इनएक्ट टू गिव आवर सेल्फ, और हम लोगों ने अपने आप को इसको अंगीकार किया। तो ये हमारी उद्देशिका हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि एक प्रियम्बल आपका एक गाइडिंग स्टार है। तो प्रियम्बल जो है आपका भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह सर्व करता आपको, इंट्रोड्यूस करता है एक डॉक्यूमेंट को, जो कि एक तरह से एक कंसाइज डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारे संविधान में क्या है, इन कैप्सुलेट का मतलब होता है कि क्या रखा गया है उसके अंदर। कैप्सूल जो होता है ना, वैसे ही इन कैप्सुलेट में फंडामेंटल आइडियल्स और ऑब्जेक्टिव मतलब फिलोसफी क्या है, इसमें है क्या, उसके बारे में ये आपको एक बताता है, ठीक है। या कहें कि किसी भी हमारे कोई भी देश है तो उसकी एक एस्पिरेशन होती है। जैसे आप कुछ काम करने जा रहे थे, आपको इच्छा होती है, आप कोई इच्छा लेके जाते हो, वैसे ही संविधान लिखने के प्रति, देश के प्रति एक एस्पिरेशन है लोगों का, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है उसको कि हमारे देश में लोग क्या सोचते हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उनके प्रिंसिपल क्या है और ये बना कैसे है। इन सारे पॉइंट को जो है सो यह क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। ओके, ना वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान की जो की एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल की अगर हम बात करते हैं कि हमारे प्रस्तावना में या उद्देशिका में जो मेन पॉइंट है, और फिर उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। जैसे मान लीजिए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दिस टर्म्स डिफाइन इंडियाज पॉलिटिकल एंड द सोशल फ्रेमवर्क को। मतलब क्या है, सोवरेन का मतलब है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट है, पहला पॉइंट। सोशलिस्ट का मतलब है कि हम लोग जो है सो सोशल हैं, मतलब कि अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे हम लोग, कि सोशलिस्ट जो है सो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दो कंसेप्ट है, पूंजीवाद और समाजवाद, ये दो कंसेप्ट है कि जो रिसोर्स या संसाधन है उसका बंटवारा हमारे समाज में कैसा होना चाहिए। तो हम लोग का जो सोशलिज्म है वो आपको रसिया या चाइना के सोशलिज्म से अलग है। हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, समझना बात को। सोवरेन का मतलब तो हमारे ऊपर कोई नहीं है, सर्वे सर्वा हम लोग हैं, प्रभुत्व एक तरह से का संप्रभु राष्ट्र हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। सोशलिस्ट में जो सोशलिस्ट वाला जो वर्ड है, इसका मीनिंग आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये जो है सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारा, ठीक है। कम्युनिस्ट समाजवाद नहीं है। कम्युनिस्ट समाजवाद में क्या होता है कि राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है और वहाँ पे फ्रीडम कम हो जाता है, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में फ्रीडम जो है सो ज़्यादा रहता है। सेकुलर का मतलब ये हो गया कि सभी धर्मों को सम्मान देना, और राष्ट्रीय जो आपका गवर्नमेंट है वह किसी एक धर्म को प्रश्रय और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के काम
नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि हमारे यहाँ राजा महाराजा नहीं है जैसे ब्रिटेन में है, हमारा हेड ऑफ द स्टेट भी पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है। तो ये की एलिमेंट्स हो गया कि सोवरेन मतलब सबसे ऊपर, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम लोग सर्वे सर्वा इस देश के मालिक हैं। सोशलिस्ट हैं मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारे यहाँ। सेकुलर है मतलब सरकार किसी धर्म को खास प्रश्रय नहीं देगा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट या राजा जो है या राष्ट्रपति जो है उसका भी चुनाव होता है। अब यह टर्म जो है वो डिफाइन किया गया है, ये टर्म आपको डिफाइन कर रहा है इंडिया के पॉलिटिक्स को और सोशल फ्रेमवर्क को, चूंकि ये जो है सो पिलर है। जैसे घर बनाते हैं हम लोग तो पिलर डालते हैं ना, वैसे ही संविधान का यह पिलर है। और कोई भी आपको देश में नीति बनेगी तो इसको ध्यान में रख के ही बनेगी, इसके बिना आप कोई नीति नहीं बना सकते हैं। अगर इसके बिना आप कोई नीति बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जाएगी ही जाएगी। इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बाकी वर्ड का मीनिंग देखते हैं। तो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। इन वर्ड का मीनिंग क्या है? एंड दीज आर द फंडामेंटल राइट एंड वैल्यूज ग्रांटेड टू ऑल सिटीजन्स। मतलब कि जो जस्टिस वर्ड है वह ये शो कर रहा है कि हमारे यहाँ इनजस्टिस नहीं होगा। चाहे कोई जाति धर्म समुदाय का लोग है, अगर कोई गलती करता है तो चाहे राष्ट्रपति से लेकर के बॉटम ऑफ द पीपल कोई भी हो, सबको एक नज़र एक लॉ से ही देखा जाएगा। लिबर्टी का मतलब आपको फ्रीडम दिया गया है, आपको जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, लिबर्टी है, धर्म का अधिकार है। इक्वालिटी का मतलब हमारे यहाँ सभी लोग बराबर हैं, राजा रंग फकीर सब बराबर हैं, सारे धर्म के लोग बराबर हैं। और ये फ्रेटर्निटी का मतलब है कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी जब ये तीनों होंगे तब जाके ये आएगा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। मतलब जब तक जस्टिस नहीं रहेगा, लिबर्टी नहीं रहेगा, इक्वालिटी नहीं रहेगा तो भाईचारा कैसे आएगा? एक दूसरे में रिलेशन नहीं बन सकता है। तो इसके लिए तीनों वर्ड का जरूरी है, तब जाके ये चौथा वर्ड आता है फ्रेटर्निटी का। और यह जो है सो फ्रांस के संविधान से या फ्रांस की जो क्रांति होती है 1789 में, वहां से इसको शामिल किया गया है। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि ये जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स का, जो कि संविधान में रखे गए हैं। और चूंकि संविधान किसके लिए है? देश के लिए नहीं है, संविधान सरकार के लिए नहीं है, संविधान लोगों के लिए है। लोगों से डिराइव हुआ है, लोगों ने सरकार को पावर दिया है और ये संविधान लोगों के लिए सर्व करता है, देश के लिए सर्व नहीं करता है या सरकार के लिए सर्व नहीं करता है। यूनिटी ऑफ द नेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी रहेगा तो ये रिप्रेजेंट करता है देश के यूनिटी को, कि भारत देश में एक यूनाइट देश है। और यह जोर देता है इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल यूनिटी को और इंटीग्रिटी, मतलब भाईचारा को, यूनिटी को, और साथ में जो एक विश्वास है एक दूसरे के प्रति, इंटीग्रिटी है, उसको दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ द प्रेम्बल को हम लोग, अब इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने मेन पॉइंट तो देख लिया, अब उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि आखिर में ये कैसे जो है सो इंटरप्रेट करते हैं इसको हम लोग। तो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि प्रियम्बल जो है आपको, अब मान लीजिए देश में कोई नियम बना रहे हैं तो इसको नज़र में रख के ही आपको बनाना पड़ेगा। इसको आउटलाइन करके अगर आप बनाएंगे तो वो आपका रूल जो है सो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वो प्रोविजन जो है सो आउट ऑफ द लॉ हो जाएगा या आउट ऑफ द संविधान हो जाएगा, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आउट ऑफ द फ्रेमवर्क हो जाएगा। तो जब भी आप देश में नियम बनाओगे तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के ही बना पाओगे, अदरवाइज आप वो नियम नहीं बना सकते। उसके बाद में ए टू द इंटरप्रिटेशन, और कहीं भी कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी लॉ को जांचेगा तो उसके लिए कुछ खास पैरामीटर होते हैं और वो ये सारे पैरामीटर हैं उसके लिए, और इसके बिना सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को जांचता है तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जो ये मेन वर्ड है इसी पे वो तौलता है और फिर देखता है कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि इससे हमारे देश का या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का पता चलता है। प्रियम्बल रिप्रेजेंट करता है देश के लोगों को, और ये अपने आप को भी रिप्रेजेंट करता है, उस संविधान को भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक वर्ड में भी अगर पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर में इसमें है क्या। ओके, अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एक हम लोग जो है सो कॉर्नर स्टोन देखते हैं कि आखिर में ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है और कैसे इसको जो है सो टेकल किया गया और ये है क्या। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि 1973 में केशवानंद भारती केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। इसके पहले 1951 से लेकर 1972 तक, 73 तक ये चल रहा था कि संविधान को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, और बार बार सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में एक बहस छिड़ी रहती थी, हमेशा एक लड़ाई सी रहती थी और समझ में नहीं आता था लोगों को कि आखिर में कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका निकाला।
तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ चीजें हैं जिसको पार्लियामेंट बदल नहीं सकता है, मतलब कि उसने बोल देता है आपके पास कितना भी मेजोरिटी हो आप उसको बदल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप वही बदल देंगे तो आपके देश के संविधान का वैल्यू ही जीरो हो जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि जैसे घर में पिलर ही निकाल देंगे तो घर नहीं रहेगा, बेस निकाल देंगे तो काहेगा घर। तो वैसा ही है कि संविधान से अगर इन चीज़ों को हटा देंगे तो संविधान का कोई वैल्यू तोड़ा नहीं जाएगा। तो केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और बोला कि समय समय पे मैं डिसाइड करूंगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट किसी हाल में बदल नहीं सकता है। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि ये चीज़ें समय समय पे कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आया, और बाद में जो है सो अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में भी अगर जरूरत पड़ा तो सरकार ने उसको ऐड किया। ठीक है, तो इसको जो है सो इसलिए जो है सो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पहले हमारे संविधान में कहीं रिटन वर्ड नहीं है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट से आता है ये वर्ड, और इसके बाद में यहाँ से एक नई जर्नी हिस्ट्री में शुरुआत होती है, संविधान में शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत होती है कि आज के बाद में हम लोग इस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे और इस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, इसमें बदलाव आप नहीं कर सकते हैं और इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। मतलब एक बाउंड्री लाइन पार्लियामेंट के सामने दे दी गई कि यहाँ के बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ कोर फीचर जो है सो बेसिक स्ट्रक्चर के जो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है या सरकार को बताया है अपने अपने जजमेंट के थ्रू, तो वो सब चीज़ों को भी हम लोगों को यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि देखिए पावर का जो बंटवारा होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है कि हॉरिजॉन्टल पावर का बंटवारा कर दिए। तो हॉरिजॉन्टल पावर का बंटवारा कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल पावर का बंटवारा होता है आपका कि आपको जो है सो लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और एक होता है वर्टिकल, जैसे आपको सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और लोकल बॉडी हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। तो फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर जो होता है, जब फेडरल वर्ड यूज होगा तो वहाँ वर्टिकल पावर का डिवीजन किया जाएगा। दूसरा चीज़ है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? तो सेकुलरिज्म जो अब ये जो है ये वर्ड जो है सो फेडरल वर्ड जो है यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकुलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट किसी भी रिलीजन के इंटरनल अफेयर्स में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सेपरेट कर दिया गया। लेकिन यहाँ का सेपरेशन और यूएसए का सेपरेशन या विदेशों का सेपरेशन में कंप्लीट सेपरेशन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट इंटरफेयर करता है और आपको ट्रिपल तलाक वाले मैटर पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये लॉ सही है, मतलब हमारे यहाँ कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। तो फेडरलिज्म आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपको लोकतंत्र हो गया, मतलब कि जो है एक तरह से कहा जाए तो रूल बाय द पीपल है, या जो है सो देश में अगर रूल चलेगा तो एक लॉ सबके लिए अप्लाई होगा। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है सो पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा। फंडामेंटल राइट हो गया आपको, जो कि सिटीजन को, गवर्नमेंट को और सभी लोगों को गाइड करता है कि आपको हमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी देना पड़ेगा। और मान लीजिए कि ये सारा चीज़ को अगर मान लीजिए आप वायलेट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रहता है, जुडिशरी के पास पावर है कि इस लॉ को वह क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसमें कुछ बदलाव लाना है तो बदलाव ला सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग इसको मान रहे हैं? तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस को अगर हम बात करते हैं तो देखिए यह एक डॉक्ट्राइन है या एक टाइम पीरियड है। यहाँ से मतलब एक बाउंड्री लाइन 1973 केशवानंद भारती केस से मान लिया गया कि इसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ से एक डॉक्ट्राइन है, यहाँ से एक रूल बेस्ड सिस्टम चालू हो जाता है, एक नया सिस्टम आ जाता है और उसी के आधार पर गवर्नमेंट अपने नियमों को बनाता है और आगे बढ़ाता है। और जहाँ पे भी ये वायलेशन होगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा हो जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का रक्षक है। और ये आया है यूपीएससी में, क्वेश्चन आया है स्टेट पीएससी में कि बताइए संविधान के रक्षक प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है कि सुप्रीम कोर्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट है। अब यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब इससे क्या है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आने से जो देश का जो डेमोक्रेटिक वैल्यू था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी जस्टिस था, उसको अपहेल्ड किया गया या संविधान में जैसे था वैसे ही रखने का प्रयास किया गया। जुडिशियल चेक है लेजिस्लेटिव पावर का, मतलब कि यहाँ पे इसके आधार पे बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे चाहे स्टेट हो या सेंटर हो कोई नियम बनाता है
तो यहाँ पे पब्लिक के पास में, सिटीजन के पास ये पावर है कि वह जा सकता है कोर्ट में, या बोल सकता है कि देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको टेक डाउन किया जाए। और ऐसा केस आपको याद होगा कि एनजीएस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जब अरुण जेटली लेके आए थे, वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और वहाँ पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि नहीं, ये नहीं आपका चलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपको ये सारा पॉइंट को हम लोग बहुत मतलब कि एक कंसाइज वे में हमने आपसे डिस्कस किया। कंसाइज वे में डिस्कस करने का कारण ये है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर और इसके बीच में इंटरप्रिटेशन करना है। तो अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, और फिर उसमें सारे कोर्ट के जजमेंट को भी हमें कोट करना पड़ेगा, जबकि आपके लिए उतनी ज़रूरत नहीं है। आपको एक ओवरव्यू लेना है इंटरप्रिटेशन का, और वो ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको दिया है, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।